हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। मैं आज आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, भारतीय संविधान किस तरीके से आगे बढ़ा, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब किस तरीके का था और आज भारतीय संविधान किस तरीके का है, मैं सब उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, उसके बाद संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो 1946 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट होता है। तो संविधान सभा जो है कि पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक नई दिल्ली में होती है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो सबसे बुजुर्ग सदस्य जो उस समय की संविधान सभा के थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो उनको उस समय अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन उसके तुरंत 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सदस्य बना दिया गया संविधान सभा का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं। यही भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं। उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य का प्रस्ताव, यानी कि जो आज का प्रेम्बल है, इसको लेकर के संविधान सभा में आते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जबकि उद्देश्य का प्रस्ताव आता है, यही बाद में हमारा चल के प्रेम्बल बनता है। तो प्रेम्बल जो है हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रेम्बल। तो इसमें जो लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब हम भारत के लोग, हम अपने लिए ही संविधान बना रहे हैं। तो ये संविधान किसी के लिए, एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है, हम भारत के लोग, ये हमारे लिए संविधान है। तो संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तो उसमें 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, सोवरन, सोशलिस्ट और सेकुलर। तीनों चीज़ों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी जी के समय में। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं, क्योंकि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन आज संशोधन होकर के 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। तो एक एक करके अगर अनुसूचियों के बारे में बात करूँ तो पहली अनुसूची जो है उसमें हमारा भारत के क्षेत्र में जो संघ क्षेत्र है उसमें कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में वर्णन है। तो अभी हाल की अगर मैं बात करूं तो अभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले अगर मैं 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश जो आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूट जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये तेलंगाना जो भारत का 29वां राज्य बना था, उस वक्त जम्मू कश्मीर जो है राज्य था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था वो 2 भागों में टूट जाता है, क्योंकि धारा 370 यहाँ से हटा दी जाती है। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर अलग रीजन हो जाता है, लद्दाख का रीजन अलग हो जाता है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। तब जो 29 राज्य बने थे वो 28 राज्य रह जाते हैं। इससे पहले जो है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये जो थे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों का भी विलय कर दिया गया। तो इस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी अनुसूची की बात करूं तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सभापति हैं, उपसभापति हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, तो इन्हें, और हमारे जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक जिनको कैग कहा जाता है, इन्हीं सभी जितने भी ऑफिशियल्स हैं इनके वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब के बारे में जो है द्वितीय अनुसूची में लिखा गया है। तो ये द्वितीय अनुसूची हो जाती है। इसके बाद अगर मैं तृतीय अनुसूची की बात करूं तो इसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं, मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ये जो पद ग्रहण करते हैं तो उनको शपथ लेनी होती है। तो शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो हमारी तृतीय अनुसूची में किया गया है। इसके बाद अगर मैं चौथी अनुसूची की बात करूं तो विभिन्न राज्य जो हमारे अभी इस वक्त 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनमें जो राज्य और संघीय प्रदेश हैं, जंगीय क्षेत्र हैं, इनका राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में विवरण जो है चौथी अनुसूची में दिया गया है।
तो सर्वाधिक अगर राज्यसभा का मैं प्रतिनिधित्व अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में। 31 सीटें इसकी राज्यसभा में हैं। सर्वाधिक सीटें लोकसभा की भी उत्तर प्रदेश की हैं, सर्वाधिक विधानसभा की सीटें भी उत्तर प्रदेश की हैं, सर्वाधिक विधान परिषद की भी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 80 हैं, राज्यसभा की 31 हैं, विधानसभा की 404 हैं और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 5वीं अनुसूची की अगर मैं बताऊं तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में लिखा गया है कि उनका क्या प्रशासन होगा, उन पे किस तरीके का शासन होगा, उसके बारे में जो है 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर स्कीम, इनके बारे में 5वीं अनुसूची में लिखा गया है। इसके बाद अगर मैं 6ठी अनुसूची की बात करूं तो इसमें 4 राज्य हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इनके प्रशासन के बारे में जो प्रावधान है वो हमारी 6ठी अनुसूची में लिखा गया है। इसके बाद अगर मैं 7वीं अनुसूची की बात करूं तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो हमारा 7वीं अनुसूची में लिखा गया है। तो इसमें जो है हमारी 3 सूचियों में इसको बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हमारी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हमारी समवर्ती सूची। तो संघ सूची का मतलब ये होता है कि इसमें केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का मतलब इसमें केवल राज्य कानून बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट, संघ सूची की अगर मैं बात करूं, जैसे विदेशी मामलात होते हैं और रेलवे हो जाता है, डाक है, मुद्रा बैंकिंग है, परमाणु शक्ति है, ये सब चीज़ें जो हैं संघ सूची का विषय होता है। तो इसमें अभी वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले इसमें 97 विषय थे। अगर मैं राज्य सूची की बात करूं तो इसमें पुलिस व्यवस्था हो जाती है, शांति व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, कृषि जन स्वास्थ्य है, राज्य के अंदर होने वाला जो व्यापार होता है वो राज्य सूची में दिया गया है। तो वर्तमान में इसमें जो है 61 विषय हैं। इसके बाद अगर मैं समवर्ती सूची की बात करूं तो इसमें जो केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है, इसमें राज्य भी कानून बना सकता है। तो इसमें जो है हमारा विवाह तलाक हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, आर्थिक नियोजन, बिजली है, समाचार पत्र है, ये सब चीज़ों के बारे में समवर्ती सूची में दिया गया है। तो इसमें जो है अभी 52 विषय हैं। इसके बाद अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाओं के बारे में दिया गया है। तो भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं उनके बारे में दिया गया है। तो अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस समय भारत में मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में भाषाएँ थी वो 14 भाषाएँ थी। उसके बाद 3 बार इसमें संशोधन होता है। तो 21वां संशोधन जो था 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद दूसरी बार 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, तब इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद तीसरी बार जो संशोधन होता था 92वां संशोधन 2003 में, तब इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से अब अगर मैं 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात करूं तो 22 भाषाएं हैं। इसके बाद अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करूं तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसके 1 साल बाद ही पहला संविधान संशोधन हो जाता है 1951 का, भूमि सुधार। तो ये पहला ही संविधान संशोधन था। इसमें भूमि सुधार के बारे में, संपत्ति का अधिग्रहण किस तरीके से होगा, इसके बारे में जो है इसको बताया गया है। 9वीं अनुसूची में इसको बताया गया है। इसके बाद में अगर 10वीं अनुसूची की बात करूं तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ये दल बदल से संबंधित है। दल बदल का मतलब ये होता है अगर अभी किसी पार्टी का कोई सांसद है या कोई विधायक है, वो किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाता है तो उसकी सदस्यता जो है अपने आप रद्द कर दी जाएगी। ये 10वीं अनुसूची में प्रावधान है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये एंटी डिफेक्शन लॉ इसको कहा जाता है, दल बदल है ये राजीव गांधी के समय में 1985 में आया था। इसके बाद अगर मैं 11वीं अनुसूची की बात करूँ तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है, अभी जो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, उनके नामांकन वगैरह चल रहे हैं, तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसमें भी 29 विषय हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, गांधी जी बाद का जो सिद्धांत था, जो हमारे DPS में भी लिखा गया है, आर्टिकल 40 में जो लिखा गया है, गांधी जी ने कहा था कि स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था जो है होनी चाहिए। तो नेशनल पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद ये 3
लेवल पे होता है, विलेज लेवल होता है, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव होता है, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में चल भी रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 12वीं अनुसूची, 8 अनुसूची तो स्टार्टिंग में थी, जब मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 4 अनुसूची बाद में जोड़ती हैं तो 8 और 4 12 हो जाती हैं। तो 12वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्थानीय स्वशासन सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। तो 74वां संविधान संशोधन जो होता है उसके बाद उसमें ये इसको बताया जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन जो था वो 11वीं अनुसूची उससे जोड़ी गई, और 74वां जो संविधान संशोधन था उससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये आज की क्लास थी, इसमें जो सभी अनुसूचियाँ थी, जो संविधान की जो स्टार्टिंग थी, प्रस्तावना थी, इसके बारे में मैंने बताया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।